निश्चित तौर पर पार्टियां तो बाद में हैं। पहले मास है, हमारी जनता है, उसके बाद ही अगर जनता इसमें मुझे दोषी मानती है तो वो माने। मैंने आरोप है निराधार है, बिल्कुल नहीं। आपने सवाल किया तो पूरी जवाब लीजिए ताकि जनता के समक्ष हमारे सवालों के जवाब। उस आंदोलन का मैं पहली हिस्सेदार रही और इस फील्ड और मैदान में मशाल जुलूस निकला, मैं उसकी हिस्सेदार बनी। आज हम मौजूद हैं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शगुफ्ता दीन के साथ उनके इंटरव्यू के लिए। जैसा कि अररिया के तमाम लोगों को पता होगा कि जेडीयू ने इन्हें अररिया विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है दस संवाद पर। मैम बिना किसी देर के हम सबसे पहले अपने सवालों पर ही आते हैं। आपसे हमारा पहला सवाल होगा कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं मैदान में, जेडीयू ने आपको अपनी प्रत्याशी बनाया है, इस विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? देखिए, आपको तो पता है कि अररिया में मैंने 20 वर्ष यानी हमारे पति और पत्नी को जो काम करा जिला परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से, हम लोगों ने तमाम जिला में काम किया। लेकिन अररिया विधानसभा जो 49 है, इनमें जो मैंने काम किया, मैंने देखा, मैंने लोगों के बीच, जनता के बीच जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की, और यहाँ के लोग की जो बदहाली है वो बाढ़ के कारण बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये हर साल बाढ़ में प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने की वजह पर इनकी खेतियाँ समाप्त हो जाती हैं, इनके कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, बच्चों की जो शिक्षा है वो ठप हो जाते हैं, कम्युनिकेशन चूँकि वहाँ रास्ते क्षतिग्रस्त होने के कारण खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाढ़ के आने के पश्चात और बाढ़ के आने की जाने के बाद भी 3 महीने तक पूरा समझिए कि त्राहिमाम में ये लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ बाढ़ के निदान पर काम करना होगा, क्योंकि यहाँ की ये बहुत मूलभूत समस्या है। मैम दूसरा सवाल पूछना चाहेगा कि चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे प्राथमिकता जो होगी वो किस मुद्दे पर होगी क्षेत्र के? देखिए, हमारी अपनी प्राथमिकता है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो अपनी प्राथमिकता तय की है, तो पहले तो मैंने बता ही दिया कि बाढ़ की समस्याओं के निदान के लिए हम एक कारगर पहल करेंगे और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसके लिए सफल होंगे। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ महिलाओं की, आप जानते हैं कि महिलाओं की यहाँ की जो एजुकेशन रेट, जो लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, तो मैं इस पर पहल करूँगी और इनकी सशक्तिकरण की दिशा में मेरी पहल रहेगी। और महिलाओं के खिलाफ आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की हिंसाएं जो सामाजिक और घरेलू तौर पर आप हिंसाओं के शिकार हमारी जो महिलाएं हैं, मैं उस पर उनकी हिंसा के खिलाफ मैं सदन से लेकर रोड तक लड़ाई करूँगी। इवन कि मैं महिलाओं की, आप पूरा मिलाकर देखें तो मेरी महिलाओं के प्रति जो प्राथमिकता है एजुकेशनली, हेल्थ एवं उनके खिलाफ होने वाली तमाम हिंसाओं के खिलाफ, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे सामाजिक हिंसा हो, उनकी मानसिक उत्पीड़न का मामला हो, शारीरिक उत्पीड़न का मामला हो, यौन शोषण हो, इन तमाम चीज़ों पर हमारी लड़ाई होगी। शिक्षा का जो स्तर है वो दिन ब दिन बदहाल होते जा रहा है, जो स्तर गिरता जा रहा है। आखिर क्या मजबूरी है कि लोग, यहाँ की जनता जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा में जिस क्षेत्र में जो काम किया है, वहाँ के टीचर से अच्छा खासा रकम भी खर्च करती है दिल्ली सरकार। आखिर क्या वजह है कि हम उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो हमारी मौजूदा 15 वर्षों की जो हमारी सरकार है, जो सरकार है, और पहले मैं इनकी बातें करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि इससे पहले यहाँ की एजुकेशन पर जो हमारी जो पहले की जो 15 वर्षों से पहले की जो सरकार, जो हमारा जो लालू और राबड़ी जी का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव जी और श्रीमती राबड़ी गांधी जी का, राबड़ी जी का जो हमारा कार्यकाल रहा बिहार का, ये इसमें जो शिक्षा का के स्तर पे काम होना चाहिए था, आप जानते हैं कि वहाँ पर कोई पहल नहीं थी।
ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, ना ही शिक्षा के लिए कोई टीचर्स, काफ़ी टीचर्स की कमियां थी, और जो बीपीएससी लेवल पर महदूद टीचर्स की बहाली हुई थी, जिससे पूरी बिहार की एजुकेशन सिस्टम के इस पर नहीं उसका ये उतरता था। जो टारगेट था हमारा, जो 40 बच्चे के अगेंस्ट में हमारे एक टीचर होने चाहिए थे, उसके अनुरूप वो नहीं था। ये बदहाल बिहार जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुखिया बने, निश्चित तौर पर आपको ये मानना होगा कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर काम किया। एजुकेशन सिस्टम पर काम किया। आपने देखा होगा कि मदरसे के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन्होंने नियोजन के माध्यम से टीचर्स की जो कमियां थी उसको पूर्ति करने का काम किया। सब्जेक्ट वाइज टीचर जिसमें तमाम विषय सम्मिलित हैं उर्दू, उसके बावजूद इन्होंने ज़रूरत समझा तालीमी मरकज़, इन्होंने ज़रूरत समझा टोला सेवक, इन तमाम स्तरों पर इन्होंने काम किया। निश्चित तौर पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की आप जो बात कर रहे हैं, जब हमारा जो काल बीता है, जो एकदम जहाँ जीरो से उठाकर काम करना था, निश्चित तौर पर जहाँ जीरो से आकर काम किया गया है और इस लेवल पर लाया गया है कि लोग एजुकेशन की सिस्टम को समझ गए हैं, एजुकेशन के प्रति अपनी जागरूकता उन्होंने बना ली, सामाजिक जागरूकता आई है और एजुकेशन लेने के लिए वो अपने को तैयार कर चुके हैं। निश्चित तौर पर सरकारी विद्यालय में जो बच्चों की उपस्थिति नहीं हुआ करती थी, अब उपस्थिति भी हो रही है, उनके नामांकन हो रहे हैं। लेकिन इतना तो आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन ऑफ क्वालिटी सभी जगह कमजोर है। आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने हाई स्कूल का अपने रीजन में जो बहाली किया है, अच्छे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो अभ्यर्थी थे उन लोगों ने हमारे यहाँ एप्लीकेंट बने और वैसे टीचर्स हमारे यहाँ बहाल हुए, उन पर हम संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंटेड टीचर्स अब आए हैं बच्चों की एजुकेशन ही के लिए ना। आप सरकारी विद्यालयों निश्चित तौर पर हमारे जो आप निश्चय 2 की जो अभियान चल रही है, वो एजुकेशन ऑफ क्वालिटी पर हमारे काम शुरू होंगे हमारी, और मैं भी अपनी पहल करूंगी कि एजुकेशन ऑफ क्वालिटी हमारी एजेंडा भी है। मैंने जो अपने 10 निश्चय बनाई है, 10 निश्चय जो टारगेट किया है, उसमें हमारा ये भी है कि हायर एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर हमारी पहल रहेगी। तो ये सरकार चिकित्सा क्षेत्र में दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर काफी अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ के लोग बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया और सिलीगुड़ी और पटना जाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होते हैं? ये कहाँ पे कमी है? देखिए, सरकारी स्तर पर कभी हम नहीं महसूस कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं हेल्थ से रिलेटेड, आप जानते हैं कि आज DRHM डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ मिशन के अध्यक्ष होने के नाते भी मैंने काम किया है, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रूरल की जो अध्यक्ष में रही, तो मैंने सरकार की तमाम योजनाओं से बखूबी अपने आप को होकर के काम किया। सरकार तमाम स्तरों पर आपकी योजनाएं लागू की हैं, चाहे वो इम्यूनाइजेशन का हो, गर्भवती महिलाओं के इम्यूनाइजेशन हो, या उनके खान पान या उनकी दवाइयाँ, शिशु के इलाज, चिकित्सा एवं तमाम जो हमारे जो जनरल फिजिशियंस वगैरह, यानी तमाम चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने की है। हाँ, एक चीज़ तो मानना हुआ कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमियाँ हैं, क्योंकि पूर्व की जो हमारी जो सरकार थी, मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेशन और हेल्थ पर काम नहीं किया। आप जानते हैं जंगल राज था, और जंगल राज में जो बिहार में डॉक्टर्स आते थे वो भयभीत होकर भाग जाया करते थे, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ इस तरह का बर्ताव होता था। तो आज जो है ये तमाम चीज़ें लागू हो पाई हैं, और डॉक्टर की चूँकि कमियां हैं, इसमें इनकार करने वाली बात नहीं है। सरकार इसको मान रही है, सरकार इसको जो है तैयारी भी कर रही है। आपने देखा होगा कि सरकार ने सरकारी स्तर पर डॉक्टर्स को नियुक्त करने का भी एक अभियान चलाया, और उन्होंने उसको भरपाई करने की भी कोशिश की, उससे भी नहीं हुआ तो NM की बहाली की। ये तमाम चीज़ें सरकार, स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और बड़े पैमाने पर, यहाँ नहीं कि सिर्फ सदर में, सदर के अलावा अनुमंडल, आप जानते हैं कि PSC और
एडिशनल पीएससी जैसी हमारी हेल्थ सिस्टम लागू हुई, तो ये तमाम चीजें जो है आवाम के हित में हुई। लेकिन एक अररिया की अगर मैं बात करूं तो अररिया में हेल्थ सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, सरकारी प्रॉब्लम नहीं है। सरकार जो फंडिंग दे रही है आपको हेल्थ पर, थोड़ा सामाजिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण जो इलाज हमें सरकारी अस्पतालों में मिल रही है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करके प्राइवेट संस्थाओं में जा रहे हैं, और प्राइवेट संस्था मोटी मोटी रकम लेकर करके उनका इलाज कर रही है। हमें थोड़ा ट्रस्ट करना होगा। एक दूसरा कि वहां पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिव है, जो ये चाहते भी हैं कि जो निजी क्लिनिक्स या निजी अस्पताल का खानापूर्ति चलता रहे, इसके कारण भी वो सरकारी सुविधाओं से लोगों को जुड़ने से रुकावट बन रही है। आपसे भी मामले के प्राइवेट में सरकारी अस्पताल लोगों को निश्चित जहाँ पहले जानवरों की तरह दवाइयाँ मिलती थी, आज देखिए डिफरेंट दवाइयाँ आपके यहाँ मिल रही, सभी प्रकार की दवाइयाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तमाम प्रकार की कुत्ता काटने से लेकर सरदर्द तक की तमाम दवाइयाँ आपको मिल रही है। तमाम सुविधाएं, सर्जरी की सुविधाएं सरकारी स्तर पर अवेलेबल है। तो आपको गवर्नमेंट ने ये तमाम सुविधाएं दी हैं, लेकिन आप इसके उपयोग के लिए अपनी जागरूकता, अपनी समझदारी और अपने कुशल नेतृत्व के जरिया भी इसको प्राप्त कर सकते हैं निश्चित तौर पर। और इसको बेहतर बनाने की कोशिश सरकार ने की है। हमें पता है कि सरकार इस पर लगातार पहल कर रही है कि और बेहतर जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। निश्चित तौर पर हमारी जो जब आने वाली जो फिर हमारी जो एनडीए की सरकार होगी, उसमें हेल्थ लेवल पर काफी बड़े पैमाने पर और बदलाव आएगा और कमियां। बिल्कुल निश्चित। मैम, जैसे कि आपने भी कहा कि सैलाब एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, आपकी नज़र में क्या कहते हैं अस्थायी निदान क्या है? देखिए, अस्थायी निदान ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इससे पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं महानंदा वैसे। जब तक वो प्रोजेक्ट का सरकार ने, आपको पता है कि स्वीकृति दे दिया है, कई जगह काम शुरू भी हो गए हैं, कई जगह अड़चने हैं, कुछ विवाद हैं जिस कारण अड़चने हैं। निश्चित तौर पर सरकार इस पर पहल कर रही है और महानंदा बेसिन के कार्य में सरकार काफी गंभीर है। खास करके हमारे इस क्षेत्र में सीमावर्ती और मिथिलांचल के क्षेत्र में सरकार काफी गंभीर है इस दिशा में। इसका निदान होगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां हैं, छोटे छोटे काम, जैसे आपको बाढ़ का वक्त है तो हमें कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, हमें सरकारी स्तरों पर बैठ करके कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि बाढ़ आने वाला है, हमारे इतने इलाके जो ग्रसित होते हैं, प्रभावित होते हैं। इस दिशा में चूंकि हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इन तमाम चीजों से इंटरेस्ट नहीं है। जनता में जब हाहाकार की स्थिति हो जाती है तो वो वहां पहुंच जाते हैं अपनी राजनीति रोटी सेकने। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है कि किसी भी आपत्ति को आने से पहले जो इसके निदान है उस पर प्रक्रिया करनी चाहिए, उस पर पहल करनी चाहिए ताकि हमारे लोग सेफ और सुरक्षित रहें। तो ये पहल आवश्यक है। बाढ़ के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, आप जानते हैं फ्लड डिपार्टमेंट सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इंडिविजुअल महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के अलावा भी मान लीजिए कि बोल्डर सा पिचिंग, कहीं पर पाइप रोल बनना है, किसी नदियों में अगर बहुत ज्यादा ही अगर पानी उसका प्रभावित कर रहा है तो वहां पर उन नदियों के लिए भी कार्य चल रहे हैं। आपको पता है कि उसके बांध, तटबंध और उसके बोल्डर सा पिचिंग, ऐसे वर्क को करा करके हम समझते हैं कि बाढ़ से राहत दिया जा सकता है, अपनी जनता को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आपने इस पर क्या कोशिशें की? देखिए, हमारी जो जिला परिषद अध्यक्ष की एक बहुत ही लिमिटेशन हमारी सीमा है, जिसमें हमें बाढ़ और इसमें ये तमाम चीज़ें नहीं शामिल नहीं है। हमारी छोटी मोटी 2-4 योजनाएं आती हैं जो बहुत ही छोटी और बहुत ही कम राशियों की हमारी योजनाएं हैं, जो सड़कें बनाना है या कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सड़कें भी उसमें प्रभावित हो जाती है। जब बाढ़ आते हैं तो हमारी सड़कों की जो अहमियत होनी चाहिए वो भी समाप्त हो जाती, विलुप्त हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लड़ाइयाँ हैं
वो हम लोग अपने हाउस से, जो जिला परिषद की अपनी कैपेबिलिटी वाली जो हाउस है, जहां हमारे मुख्य रूप से सीओ, हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई है। बल्कि अगर यहाँ जो आपदा से रिलेटेड अगर अनियमितताएं हमारे सामने आती हैं या किसी भी मामले में अगर जनता के इंसाफ की बातें आती हैं, तो हम लोग इस मुद्दे को खुले तौर पर हम लोग इसमें उठाते हैं। आपने आधिकारिक तौर पर कुछ किया है? आधिकारिक तौर पर हमने राज्य सरकार या केंद्र सरकार? जी, राज्य सरकार तमाम चीज़ों को हमने संज्ञान में लाया है। और चूंकि हमारी अनुशंसा नहीं चलती है, इसलिए उस स्तर पर जब हमें यहाँ से जनता भेजेगी तो निश्चित तौर पर हम उस स्तर पर अब जो भी आपने कोशिश की है, जैसे बात भी पहुंचाना हो, उसका कोई रिस्पॉन्स आया? हाँ, आया, क्यों नहीं। जैसे आपको झमटा पुल ही ले लीजिए, झमटा झमटा पुल जैसी समस्याएं हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर थी, तो झमटा पुल जैसी समस्याओं को मैंने सरकार के संज्ञान में लाया। मैंने एक आवेदन लगाई, उस पर उन्होंने काफ़ी गंभीरतापूर्वक लिया और इसकी तमाम प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि हो चुकी है। अब उसको सिर्फ धरातल पर उतरना, कुछ टेक्निकल वजहों की वजह कर अब तक वो टेंडर वगैरह लोकल मामला है। बाकी सरकारी तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो जाए और बहुत जल्द झमटा पुल आप देखेंगे कि बनकर तैयार हो जाएगा और वहाँ के लाखों लाख लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। नशा में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है युवा पीढ़ी। जैसे कि नीतीश कुमार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो कफ सिरप है उस चीज़ का अपने इलाके के युवा काफ़ी ज़्यादा सेवन करते हैं। इसमें आपने हाँ, ये देखिए कि युवाओं की जो बात है, ये मैं मानती हूँ, मुझे बिल्कुल आपकी बात से सहमति है। युवाएं बड़े लेवल पर जो है वो इसके नशा के शिकार होते जाते हैं और इसमें एक सिर्फ कफ सिरप ही नहीं है, डिफरेंट टाइप्स की वो पदार्थ यूज कर रहे हैं और इसकी दिशा में पुलिस कमिश्नर्स को भी सरकार ने डायरेक्शन दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि सरकार स्तर पर बड़े पैमाने पर आप देख रहे होंगे कि इन पदार्थों की जांच चल रही है, लोग पकड़ा रहे हैं और इन्हें सजा भी मिल रही है। उसके अलावा ये एक सामाजिक जागरूकता है, युवा पीढ़ी को अगर हमें इन पदार्थों से बचानी है, हमें उनकी स्वास्थ्य की अगर ख्याल रखनी है, तो हमें उनके लिए सड़क पर उतर करके उनकी जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्हें रोजगार, उन्हें शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता है। युवाओं को एक ऐसी दिशा देने की आवश्यकता है, जो युवा गलत रास्ते पर भटक रहे हैं उन्हें एक पैनल पर लाइए, उन्हें जोड़िए, स्किल से जोड़ने की आवश्यकता है। बहुत सारी स्किल ट्रेनिंग चल रही है, स्किल से जोड़ने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर मैं इस दिशा में बहुत बड़ी युवाओं की, चूंकि हेल्थ की मुझे फिक्र है, युवाओं को की सामाजिक, चूंकि आज युवाओं की जो राजनीति, सामाजिक जो उनकी भागीदारी है, अगर हमारे युवा नशे के हालात में अगर समाज में अगर रहेंगे तो वो एक अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर युवाओं के लिए हमें ये पहल करना है। मैं उनके लिए एक कारगर पहल कर करके इस नशे के खिलाफ अभियान चलाऊं। अब तक निश्चित तौर पर मैंने कोशिशें की हैं हम लोगों ने, चूँकि आप जानते हैं कि युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाएं चल रही हैं जो डिफरेंट टाइप्स की हैं। इनकी जागरूकता की आवश्यकता है। आप जान रहे कि स्किल्ड करने के लिए इनको छोटे छोटे मोबाइल्स रिपेयरिंग और एसी और ये तमाम चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप के हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स के लिए केंद्र खोले गए हैं, उस पर अच्छे अच्छे ट्रेनर लाए गए हैं। ये सरकार ने तमाम चीज़ों की सुविधाएं यहाँ की युवा पीढ़ी के कौशल विकास के लिए, जो युवाओं को बल, जो एक हमारा जो अभियान था हमारी सरकार का, जो उसमें जोड़ा गया था, उसके तहत युवाओं को आर्थिक बल और उनके सशक्तिकरण के लिए तो उन्होंने ये अभियान को लागू किया है। और युवाओं को हम अपील करते हैं कि आप नशा से नहीं जुड़ करके बल्कि आप इन योजनाओं से जुड़े, ताकि आपकी भविष्य उज्जवल हो, आप अपने आप को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बने और सबल बने। निश्चित तौर पर युवाओं को अच्छी दिशा देने की आवश्यकता है। सरकार अपने स्तर पर, आपको मैंने बता दिया कि ये तमाम चीजें चला रही हैं। युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा चला रही है। आप देख रहे होंगे इतना बड़ा बड़ा आईटी भवन बना है और इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार स्किल्ड किया जा रहा है, उनको कंप्यूटर का शिक्षा दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर काम चल रहा है। मैम, ये इलाका जो है भाईचारा उसका बहुत ही जाना जाता है,
आपने कितना प्रयास किया है कि सद्भाव और ये निश्चित तौर पर चूंकि हमने यहाँ देखा ही नहीं कि अभी तक जो 15 साल का कार्यकाल है इसमें सद्भाव में कोई कमियां नहीं देखी। हम तमाम लोग अररिया की आवाम बहुत शांति प्रिय है। अररिया की आवाम कभी भी इस तरह की आपस में किसी भी प्रकार की इस तरह की कभी भी सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई काम करती नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी धर्म और जाति के लोग हों। ये लोग बहुत मिलकर भाईचारे के साथ रह रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है कि हमारा अररिया जिला इस मामले में बहुत अच्छा है। वैसे तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जब से बने हैं ये सौहार्द ही तो उनका एक बड़ा एजेंडा है, जो सामाजिक सौहार्द के बल पर उन्होंने अच्छे को नाको चना चबवा दिया। सौहार्द को भंग करने वालों की नाक दम कर दी उन्होंने। उनके खिलाफ जा करके काफी मजबूत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप जानते हैं कि ये हमारे एजेंडा में है और ये सौहार्द जब तक हमारी सरकार है और हम लोग हैं ये सौहार्द कभी भंग नहीं होगा। निश्चित रूप से इस तरह सौहार्द बना है। आप चुनाव जीतने के बाद कितनी योगदान देंगे सौहार्द को बनाए? निश्चित ये हमारी प्राथमिकता है, हमारे सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकता है कि हम अपने भाईचारे को बिल्कुल कायम रखें और किसी भी प्रकार की अगर भय हमारे अगर समाज में होता है तो ये इसको समाप्त करना हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं इसके लिए बहुत ही कारगर पहल रखूंगी। मैं हमेशा चौकस रहूंगी कि हमारे सौहार्द पर कभी भी कोई ठेस ना पहुंचे, किसी की भावनाओं पर ठेस ना पहुंचे, किसी भी जाति और समुदायों की भावनाओं पर ठेस ना पहुंचे। इसके लिए मैं हमेशा चौकस और सतर्क रहूंगी। एक सवाल बहुत बड़ा ध्यान से जवाब दीजिएगा कि आपके लिए आपकी राजनीतिक पार्टी ज़्यादा अहम है या आपके राजनीतिक लोगों को मुख्य? निश्चित तौर पर पार्टियां तो बाद में हैं, पहले मास है हमारी जनता है, उसके बाद ही तो पार्टियां हैं। पार्टियां तो उन्हें ही टिकट देती हैं जिनके साथ जनमानस है, या पार्टियां उन्हें ही अपना सम्मान देती हैं। जनमानस की भावना मेरे लिए सबसे ऊपर है, इसलिए जनमानस की भावना से बड़ी हमारे लिए और कोई चीज़। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जीत कर आए। ऐसे तो कई प्रत्याशी खड़े हैं, आपकी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जनता किसी एक को भी मौका देगी। बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या जो मुद्दे हैं आपके इलाके के, क्या जीत के आने के बाद सक्रिय रहेंगे सारे मुद्दे? निश्चित तौर पर ये नहीं आ पाए तो क्या सक्रिय रहेंगे? देखिए, हार और जीत की मैंने कभी परवाह नहीं की। एक्चुअल में मैं अपनी भावनाओं से यहाँ पर आई हूँ। एक सेवा भावना है जो लगातार हमारे परिवार की एक परंपरागत समझिए कि नीति चल रही है कि सेवा करना हमारी भावना है। हम जीत कर भी रहे तब भी किए और हार कर रहे तब भी। ये तो आज का कोई नया इतिहास नहीं है हमारे परिवार का, ये तो पुराना इतिहास है। कई हार और जीत हमने देखे हैं। जीत की भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है और हार की भी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि हम वही काम करते हैं। निश्चित तौर पर जीतने पर एक बड़ी साधन, एक बड़ी संस्था से जुड़ जाता है लोग, जो कारगर और भी काम उनके विकास के कार्य या अन्य तमाम कार्यों को करते हैं। लेकिन हार कर भी तो हम जनता के लिए ही खड़े रहेंगे, जीत कर भी हम जनता के लिए। चूंकि तमाम चीजें तो ये तो कभी नहीं होगा कि हम हार गए तो हम जनता के लिए नहीं है। हम आजीवन, हमारा संकल्प है हार या जीत तो जिंदगी की है। मैं मानती हूँ कि जिस तरह इंसान की पैदा होता है उसके साथ संबंध मरने का है, उसी तरह जब हम इस खेल के या राजनीति के मैदान में जाते हैं हार और जीत स्वीकार करके जाते हैं। इसलिए इसकी मैं परवाह नहीं करती। मैं बिल्कुल जनता के साथ हमेशा, और खास करके अररिया की जनता हमें जितना आशीर्वाद और जितना प्यार दी है 20 सालों से आज हमें एक स्थान देकर रखी हुई है। आप समझ रहे हैं कि ये तमाम जनता का आशीर्वाद और प्यार जो और इन चीज़ों को मैं कभी नहीं भूल सकती। ये आजीवन ये प्यार और स्नेह बना रहे। आप 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं और आपके पति भी रहे हैं, लगभग 15-20 साल का वक्त है, काफ़ी लंबा समय है। आपके परिवार ने या आपने या आपके पति ने किन योजनाओं पर काम किया है जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए या जिला परिषद सदस्य रहते हुए? और क्या कहते हैं, जिला परिषद ने अंतिम पंक्तियों में खड़े, जो कहा जाता है कि अंतिम
श्रेणी में जो लोग हैं जो छूट उन तक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जो इनके कर्तव्य और अधिकार में है उन स्तरों पर काम किया है। हमने हमेशा और हमारे पति आफ्ताब अजीम साहब ने हमेशा पहल की है कि हमारा भ्रष्टाचार मुक्त अररिया हो, हमारा बिचौलिया मुक्त अररिया हो और हमारी तमाम योजनाएं जो सरकारी है वो अंतिम पंक्तियों तक पहुंच जाए। अंतिम पंक्तियों के पायदान पर खड़े लोगों को अगर इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्य है। इस दिशा में मैंने जागरूकता अभियान चलाया है। जिला परिषद के जो कार्य और दायित्व में है मैंने मॉनिटरिंग कार्य किया है। इस दिशा में मैंने जो योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं जो जिला परिषद स्तरों से हैं, मैंने उन जगहों को चिन्हित किया है जहां कोई लैड यानी MP MLA कोई लाड नहीं पहुंचा है। मैंने वहां जाकर करके काम किया, उनको कनेक्टिविटी से जोड़ा है, मैंने यातायात से, ताकि वहां से लोग निकलकर अपने आप को ये सुविधा अच्छी और आराम महसूस कर सके। ये मैंने मजबूत पहल की है। तमाम जिला में मैंने एजुकेशनली लोगों को जागरूकता अभियान चला कर करके जोड़ा है। मैंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अररिया में बड़ी पहल की है और साक्षरता की दिशा में, जब साक्षरता हमारा विषय रहा है और साक्षरता की दिशा में मैंने महिलाओं को जागरूक किया है, जिसके कारण हमारी साक्षरता दर भी बढ़ी है, महिलाओं में जागृति आई है। जब मैंने अररिया जिला में पहली बार चुनाव लड़ करके और इस जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी का आसीन हुई तो निश्चित तौर पर महिलाओं में एक उत्साह और एक जो उनका उमंग देखा। मैंने उनके बीच जा कर ये बताया कि महिलाओं की सामाजिक और राजनीति और शिक्षा के स्तर पर अगर आपकी मजबूती होगी, ये तमाम भागीदारी, ये तमाम हक आपको मिलेंगे। इसकी वजह कर महिलाओं की जो है हमारी भागीदारी भी बढ़ी है। आप समझ सकते हैं आज जो महिलाएं चौखट से नहीं निकलती थी, अपने ग्राम पंचायतों में जो प्रधान बनकर बैठी थी, उनके पति या उनके बेटे काम कर रहे थे, लेकिन आज कई महिलाएं खुद से काम करने को आगे आ रही हैं। आज उन्होंने अपने अधिकारों को समझना शुरू कर दिया है, अपने अधिकारों के प्रति वो अब सजग हुई हैं। ये तमाम चीजें हम लोगों ने 20 वर्षों के कार्यकाल में, जो हमारा 19 वर्ष का कार्यकाल है, हम लोगों ने ये काम किया है, सामाजिक बदलाव किया है। सामाजिक बदलाव में ये तमाम चीजें शामिल हैं। कहा यह जाता है कि विकास मार्केट और बापू मार्केट में आप जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए आप अपने करीबियों को देखिए, विरोधियों का तो बहुत सारा हम पर इल्जाम आएगा। निश्चित तौर पर हमारे विरोधी सक्रिय हैं, हमारे विरोधी सक्रिय हैं। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, वो चाहते हैं कि शगुफ्ता आवाम के दिलों से निकल जाए, तो ऐसी भ्रम फैलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष को ये जरूर है कि आप पॉलिसी बनाते हैं, आप जान लीजिए जिला परिषद अध्यक्ष पॉलिसी मेकर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं। आपको ये जानने की जरूरत है, जो एग्जीक्यूट होता है वो सरकारी स्तर पर होती है और सरकारी नियमों के हिसाब से होते हैं। सरकारी नियमों का अगर हिसाब है, तब ऐसा होता तो तमाम शिक्षा नियोजन में हमारे ही लोग आते, फिर अन्य शिक्षकों की भागीदारी नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि जो गाइडलाइंस फॉलो, निश्चित ये आरोप है, निराधार है, बिल्कुल बेतुकी बात है। ऐसी बातों पर एक बात और आपके लिए कहा जा रहा है कि जो CA NRC विरोधी जितने भी क्या कहते हैं कि प्रोग्राम हुए, आप उनके समर्थन में नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल गलत, ये भी आरोप है। ये एक आरोप दिया जा रहा है। मैंने सुना कई पार्टियों के लोग अभी और खास करके मुद्दे को उछाल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद ही समझ लें कि वो क्या कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जनमानस के भावना के साथ खड़ी हूँ और पहली महिला लोग ये मैं कटने का डर नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे हमारी पार्टी ने कभी हमें रोका ही नहीं। पार्टी ने हमें कभी कहा ही नहीं कि आप इस पर ना। हमारे पार्टी के तमाम नेता रोड पर उतरे हुए थे, हमारे ना, मैं भी खुद रोड पर थी। मैंने खुद नहीं, आपने सवाल किया तो पूरी जवाब लीजिए ताकि जनता के समक्ष हमारे सवालों के जवाब। बिल्कुल, मैं पहली जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ अररिया में, मैं पहली प्रतिभागी रही। उस आंदोलन का मैं पहली हिस्सेदार रही और इस फील्ड और मैदान में मशाल जुलूस निकला, मैं उसकी हिस्सेदार बनी। मैंने वहां जाकर करके इसका मुखालफत किया। मैं जनमानस की भावनाओं के साथ थी। सरकार ने ना ही मुझे रोका इन मुद्दों पर और ना ही सरकार ने किसी को बंदिशें की।
तो हमारे साथ रोक कैसी थी? मैं जनमानस के साथ थी, मैंने इस पर पहल की, इवन की हम तमाम लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अवगत कराया कि हालात ऐसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा लोगों को आप आश्वस्त कीजिए, क्योंकि हमारे जो स्तर हैं उस लेवल पर हम काम कर रहे थे। हमने सरकार स्तर पर, चूंकि आज मेंबर ऑफ जिला परिषद चूंकि हमारे पति आफ्ताब अजीम अध्यक्ष थे, तो हमारी एक जो पोस्ट थी हमारी सरकार से रिलेटेड, हम लोग इसका कोऑर्डिनेट सरकार से कर रहे थे। मास्टर मुजाहिद साहब, मास्टर जो हमारे नौशाद साहब विधायक, आपके कोचा धामन के मुजाहिद साहब विधायक, ये तमाम लोग, हम तमाम लोग एक कोर कमेटी के तहत जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर पहल किए, जिसका नतीजा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री ने हाउस में रखकर, कैबिनेट में रख करके इसको समझिए पारित किया कि हमारे बिहार में एनआरसी एनआरपी जैसी चीजें नहीं लागू होंगी। इसका ही तो पहल का नतीजा। मैंने अपने अवाम, हमारे रोड पर सिर्फ चिल्लाने से निराकरण हो जाता है तो हम रोड पर चिल्लाते हैं। हमने एक मजबूत पहल की ताकि जनता के अनुकूल कार्य हो जाए। तो अगर जनता इसमें मुझे दोषी मानती है तो वो माने, मैंने उनके लिए सकारात्मक कदम उठाया, मुझसे जो बन पड़ा, मैं रोड से लेकर के सदन तक मुझसे जितनी भी पहल हो सकी है मैंने किया है सरकारी स्तर पर। तो ये अगर आपको नकारात्मक लगता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मैम, फिर से एक बार हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। द संवाद को अपना समय देने के लिए। वेरी गुड।